हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस, ठीक है, जो पी बाई क्यूज़ हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अपने हमारे जीके पीएसआई और जीके एफडब्ल्यू एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बाकी एग्जाम्स में भी आपको हेल्प करेगा, बट फोकस हमने इन दो एग्जाम्स पे किया हुआ है। नाउ जो है सबसे पहला क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द मिनिमम सपोर्ट प्राइस इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि जो भी हमारी क्रॉप्स है, मतलब यहाँ पे कुछ क्रॉप्स है तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसका मिनिमम सपोर्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम राइस की बात करते हैं तो राइस जो है वो 25 रुपी पर केजी जो है आप नहीं खरीद सकते। मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको इतना पे करना ही करना है, उससे कम में आप उसको नहीं बेच सकते। तो दिस वाज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट ही जो है वो फार्मर से जो है वो खरीदती है इस प्राइस पे। तो इसको डिस्कस करते हैं कि ये कैसे फिक्स किया जाता है। देखो, सबसे पहले जो है इट इज़ फिक्स्ड बाय द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस एंड इट्स रिकमेंडेशंस आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो हमारा ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। ठीक है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। इसकी जो रिकमेंडेशंस है दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। फाइनल अप्रूवल कौन करता है? फाइनल अप्रूवल जो है ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का करता है कैबिनेट कमेटी ऑन द इकोनॉमिक अफेयर्स। इट इज़ हेडेड बाय द अवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, सो पहला पॉइंट जो है वो गलत है। देन उसके बाद द गवर्नमेंट मेंटेन्स द एमएसपी एट 1.5 टाइम्स द ऑल इंडिया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। देखो, देयर आर 5 वेज जिससे हम लोग जो है ये अपनी कॉस्ट निकालते हैं। एक A2 है, एक A2 प्लस FL है, देन उसके बाद आ जाता है हमारा C2। ठीक है, A2 में क्या होता है कि पेड आउट एक्सपेंसेस, जैसे सीड्स खरीदे, फर्टिलाइजर्स खरीदे, पेस्टिसाइड्स, लेबर हायर की, मशीनरी हायर की थी, तो इरीगेशन चार्जेस, तो वो आता है हमारा A2 में। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो FL, A2 प्लस FL में फैमिली लेबर का कंसेप्ट जोड़ देते हैं। फैमिली लेबर मीन्स कि आप खुद भी तो अपने खेत पे काम कर रहे हो ना, तो आपको भी तो सैलरी मिलनी चाहिए ना। अगर आप कहीं और काम करते तो आपको वहाँ पे सैलरी मिलती। ठीक है, तो दिस इज़ A2 प्लस FL। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास C2, जिसमें A2 प्लस FL प्लस इम्प्यूटेड रेंटल वैल्यू ऑफ योर लैंड। आप अपनी ज़मीन पे काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने अगर अपनी लैंड जो है किसी को रेंट पे दी होती तो आपको वहाँ से रेंट आता। ठीक है, फिर प्लस आपके पास कुछ फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनका भी डेप्रिसिएशन हो रहा है, तो C2 में वो सब कवर होता है। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट जो है इस टाइम पे जो हमारी जो कॉस्ट है वो A2 प्लस FL वाला फॉर्मूला जो है वो यूज़ करते हैं, C2 वाला यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो MSP डिसाइड होती है वो 1.5 टाइम्स ऑफ A2 प्लस FL पे डिसाइड होती है। ठीक है, सो जो सेकेंड पॉइंट है वो भी गलत है। देन उसके बाद है अकॉर्डिंग ओनली अबाउट 6% ऑफ द फार्मर्स जो है वो MSP प्रोक्योरमेंट से जो है वो बेनिफिट होते हैं। एक्चुअली 2015 में शांता कुमार कमेटी आई थी, उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी थी कि जो 6% फार्मर्स हैं सिर्फ वही जो है इसका फ़ायदा जो है वो उठा पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज अबाउट कि फार्म सब्सिडीज के बारे में पूछा गया है यहाँ पे कि सबसे पहला इसमें है कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है इंडिया में इट इज प्राइमरीली प्रोवाइडेड थ्रू द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी स्कीम फॉर ऑल फर्टिलाइजर्स इंक्लूडिंग द यूरिया। तो ये गलत है, क्योंकि जो यूरिया है इसके लिए एक सेपरेट स्कीम बनाई गई है। तो बट यहाँ पे जो NBS है इसमें नॉन यूरिया फर्टिलाइजर जो है वो कवर होते हैं, जैसे कि हमारा DAP, ठीक है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, MOP, NPK। तो यहाँ पे नॉन यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर्स कवर होते हैं। यूरिया के लिए जो है वो अलग स्कीम बनाई गई है, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। देन फार्म सब्सिडीज अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2% ऑफ इंडिया GDP। एक्चुअली पहले रिसर्च हुआ था तो डेटा आया था, तो उसके अकॉर्डिंगली ये सही है। फिर उसके बाद PM किसान स्कीम की बात की गई है कि ये फाइनेंशियल सपोर्ट ऑफ 6,000 जो है वो प्रोवाइड करती है फार्मर फैमिलीज़ को, इंक्लूडिंग द टेनेंट फार्मर्स को। तो यहाँ पे ये गलत है, बिकॉज 6,000 प्रोवाइड करती है ऑल द लैंड होल्डिंग, जिनके पास भी लैंड है, लैंड होल्डिंग फार्मर्स को, बट जो है ये टेनेंट फार्मर्स को प्रोवाइड नहीं करती है, ना ही शेयर क्रॉपर्स को प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है दैट इज B। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि जो सब्सिडीज हैं दे अल्टीमेटली हार्म देमसेल्व्स, मतलब अल्टीमेटली हार्म द फार्मर्स देमसेल्व्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट रैशनल फॉर दिस आर्गुमेंट। तो इसमें जो आंसर है वो है सब्सिडीज एनकरेज द ओवर यूज ऑफ इनपुट्स लीडिंग टू द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड द लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी लॉस। देखो, आपको सब्सिडी मिल रही है, दैट मीन्स कोई भी चीज़ आपको सस्ते में मिल रही है तो उसका ओवर यूज होगा ही होगा। ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स कम मिल रहा है तो फार्मर सोचता है कि चलो थोड़ा एक्स्ट्रा डाल देता हूँ। सीड्स पे अगर आपको सब्सिडी मिल जाएगी तो आप उनको भी मिसयूज़ करोगे। इसकी वजह से हो क्या रहा है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है अगर हम फर्टिलाइजर्स की बात करें, और लॉन्ग टर्म जो है प्रोडक्टिविटी लॉस है, क्योंकि ज़्यादा अगर हम अपनी लैंड को फर्टिलाइजर्स पे डिपेंडेंट रखेंगे तो जो उसकी एक टाइम पे प्रोडक्टिविटी जो है वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जो है ये सब्सिडीज़ जो है ये फार्मर्स को ही अल्टीमेटली हार्म करती हैं। ठीक है, तो दे एनकरेज द ओवर यूज ऑफ इनपुट्स, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी लॉस है। ठीक है, सब्सिडीज मेक्स द इंडियन एग्रीकल्चर डिपेंडेंस ऑन
ऑन इम्पोर्ट, ये तो लगता ही नहीं आंसर है। फिर सब्सिडीज क्रिएट द फिजिकल डेफिसिट एंड रिड्यूस द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये लाइन अपने में सही है बट ये फार्मर्स के यहाँ पे हार्म नहीं कर रही है डायरेक्टली, ठीक है। फिर दे आर कैप्चर्ड बाय द मिडलमैन एंड डू नॉट रीच द फार्मर्स, नहीं ऐसा भी नहीं है। आजकल जो है जो ऑनलाइन स्कीम्स की वजह से जो डीबीटी ट्रांसफर्स हो रहे हैं तो डायरेक्टली फार्मर्स को जो है सब्सिडीज प्रोवाइड हो रही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है सी ओनली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि विद रेफरेंस टू द लीगलाइजेशन ऑफ द MSP डिमांड बाय द फार्मर्स कंसिडर द फॉलोइंग, मतलब फार्मर्स की क्या डिमांड है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है इसको लीगलाइज कर दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई उसको MSP से कम में जो है वो बेचेगा, मतलब कम में खरीदेगा, तो उस पर जो है वो एक्शन लिया जाएगा, मतलब कानूनी कार्रवाई की जाएगी सिंपली। बट यहाँ पे इस चीज़ को जो है अभी होल्ड पे रखा गया है। गवर्नमेंट ने फार्म लॉज लाए भी थे लेकिन उसमें क्या हुआ था कि वो रिपील कर दिए गए थे क्योंकि फार्मर्स ने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट किया था। तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं सबसे पहला कि जो लीगलाइजिंग MSP अक्रॉस ऑल क्रॉप्स वुड रिक्वायर द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर लार्ज क्वांटिटीज एट एश्योर्ड प्राइसेस सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग द फिजिकल बर्डन। सिंपल वही सही बात है, अगर हम इसको लीगलाइज कर देंगे, ठीक है ना, अगर मैं फार्मर से MSP पे नहीं लूँगी तो कल को मेरे पे ही एक्शन हो जाएगा ना। और सारी क्रॉप्स पे MSP लाना इज़ वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया, ठीक है। और अगर जो है सरकार इस तरीके से खरीदेगी तो उसका फिजिकल बर्डन जो है वो ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट। देन इसमें जो नेक्स्ट है कि द गवर्नमेंट इज ऑलरेडी लीगलाइज्ड MSP फॉर ऑल 23 मैंडेटेड क्रॉप्स थ्रू द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। तो देखो MSP लीगलाइज ही हुआ ही नहीं है अभी, ठीक है ना, वो सिर्फ गवर्नमेंट की बैकिंग है कि हाँ भाई ये जो 23 क्रॉप्स हैं इन पे जो है वो MSP पे ही जो है इनको बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लीगलाइज हुई नहीं है, तो दिस इज इनकरेक्ट। देन उसके बाद है कि लीगल MSP को डिस्करेज द प्राइवेट ट्रेडर्स फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द एग्रीकल्चरल मार्केट्स। येस दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं, ठीक है, फिर जब गवर्नमेंट जब MSP को लीगलाइज कर दिया जाएगा ना तो सारी फैसिलिटीज़ कौन, मतलब ये गवर्नमेंट ही आगे होगी जो उनसे MSP पे खरीदेगी, क्योंकि प्राइवेट वाले तो आएंगे नहीं, वो प्रॉफिट बेसिस पे चलते हैं, ठीक है ना। तो प्राइवेट वाले जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं इनका काफ़ी ज़्यादा रोल है यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में। तो जब प्राइवेट ट्रेडर्स ही नहीं आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चरल चीज़ों पे जो है वो उनको इम्पैक्ट हो सकता है और फार्मर्स भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से इम्पैक्ट जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको लीगलाइज कर दोगे तो दिस विल ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम। तो दिस इज करेक्ट। सो द आंसर इज 1 and 3 only, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द MSP कैलकुलेशन, ठीक है। अभी हमने ये डिस्कस किया कि जो A2 में है इसमें इंक्लूड होता है पेड आउट एक्सपेंसेस सच एज सीड, फर्टिलाइजर्स, हायर्ड लेबर, इरिगेशन चार्जेस, दिस इज करेक्ट। देन उसके बाद A2 प्लस FL में इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फैमिली लेबर आता है, ठीक है, और यही जो है ये CACP के द्वारा जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर MSP कैलकुलेशन, तो ये भी सही है। देन उसके बाद C2 जो है इट इंक्लूड्स A2 प्लस FL प्लस इम्प्यूटेड रेंटल वैल्यू ऑफ द ओन लैंड एंड एप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड कैपिटल, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 5 में जो आंसर है दैट इज 1, 2 and 3 ऑल। देन अब 6 क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है इसने रिकमेंड किया था 41% डिवोल्यूशन टू द डिविजिबल पूल टू द स्टेट्स, जब द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट दिस रिकमेंडेशन। देखो सेंटर जो है वो टैक्सेस कलेक्ट करती है, उसमें से जो 41% टैक्स होगा फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया था कि वो हम लोग जो है वो स्टेट्स को जो है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो येस दिस इज ट्रू। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जो रिकमेंडेशन इज डिविजिबल पूल विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा इसके बारे में क्या जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें है कि जो 42% रिकमेंड, देखो 14th फाइनेंस कमीशन ने 42% रिकमेंड किया था, इसको 41% क्यों किया गया, बिकॉज ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, क्योंकि अब जम्मू एंड कश्मीर तो स्टेट रहा ही नहीं है ना, ये यूटी है, तो यूटी का खर्चा कौन उठाता है, सेंटर। तो सेंटर ने वो 1% जो है वो अपने पास रखा और अब डिसाइड किया कि हम सिर्फ 41% ही जो है वो इनको प्रोवाइड करेंगे, तो इसमें आंसर जो है वो ए है, ठीक है। देन रिडक्शन वॉज मतलब रिडक्शन क्यों किया गया, क्योंकि टैक्स कलेक्शंस कम थी ड्यूरिंग द कोविड, नहीं ये गलत है। द फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेड द यूनिफॉर्म डेवोल्यूशन of 41% to all the states regardless of performance, ये भी गलत है। The recommendation was rejected by the parliament and 42% devolution was obtained, this is also incorrect, तो the answer is A only. Now कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इसको डिस्कस करते हैं कि जो फूड इन्फ्लेशन है इंडिया में इज प्राइमरीली ड्रिवन बाय द सप्लाई साइड फैक्टर्स, बिल्कुल, सच एज मानसून वेरिएबिलिटी, स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है,
ठीक है ना, क्रॉप्स जो हैं वो प्रॉपर ग्रो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। तो दिस इज़ करेक्ट कि हमारे इंडिया में जो फूड इन्फ्लेशन है दैट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ द सप्लाई साइड फैक्टर्स की वजह से होता है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई इज हाईली इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द फूड इन्फ्लेशन एज इट डायरेक्टली एड्रेसेस द सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। नो, दिस इज इनकरेक्ट। देखो जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना आरबीआई की, ठीक है, ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है फूड इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, क्योंकि ये डिमांड साइड के फैक्टर्स को जो है वो डील करती है, ठीक है, डिमांड साइड फैक्टर्स को डील करती है। तो जो फूड इन्फ्लेशन है ये प्राइमरीली जो है ये सप्लाई साइड की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे दिस इज इनकरेक्ट। देन उसके बाद बफर स्टॉक हेल्प स्टेबलाइज द एग्रीकल्चर प्राइसेस बाय एब्जॉर्बिंग द एक्सेस सप्लाई ड्यूरिंग द बम्पर हार्वेस्ट एंड रिलीजिंग ड्यूरिंग द शॉर्टेज। यस, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि अगर हम बफर स्टॉक रखें, मतलब अपने पास एक्स्ट्रा स्टॉक रख लें, ठीक है, तो प्राइजेस को भी ये स्टेबलाइज कर सकता है। और उसके बाद अगर शॉर्टेज हो रही है तो उस टाइम भी हम इस बफर स्टॉक को जो है वो मार्केट में रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। सो द आंसर इज यहाँ पे 1 and 3। Okay, now the next question is with reference to the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना consider the following statements। अब यहाँ पे क्या है कि जो फार्मर्स मतलब ये सिंपली ना ये इंश्योरेंस स्कीम है किसके लिए, फार्मर्स के लिए। अब यहाँ पे फार्मर्स जो है कितना प्रीमियम पे करते हैं, 2% फॉर ऑल द क्रॉप्स। नहीं, दिस इज रॉन्ग। 2% जो है वो खारिफ क्रॉप्स के लिए है, 1.5% जो है वो रैबी क्रॉप्स के लिए है, और 5% जो है वो कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इज इनकरेक्ट। देन जो स्कीम है इट प्रोवाइड्स द एरिया बेस्ड कवरेज रादर देन द इंडिविजुअल फार्म असेसमेंट। तो दिस इज करेक्ट कि ये एरिया बेस्ड कवरेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। इंडिविजुअल को जो है वो यहाँ पे इतना मतलब इंडिविजुअल फार्म असेसमेंट पे नहीं है ये बेस, ये एरिया बेस्ड कवरेज को प्रोवाइड करता है, सिंपल। देन इट इज़ द लार्जेस्ट क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम इन द वर्ल्ड बाय द फार्मर नंबर्स की अगर हम बात करें तो येस दिस इज ऑल्सो ट्रू कि ये सबसे बड़ी जो है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है ग्लोबली बाय द फार्मर्स नंबर। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज 2 and 3 ओनली, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जेएनके से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू द जेएनके इकोनॉमिक सर्वे एप्पल प्रोडक्शन अकाउंट्स फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ हॉर्टिकल्चर आउटपुट इन जम्मू एंड कश्मीर। तो कितना परसेंट एप्पल ग्रो करता है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो दैट इज योर 50%। 50% जो है इंडिया का जो एप्पल है दैट इज फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। Okay, now the next question is consider the following statements regarding the apple import duty reduction and its impact on J&K। अब क्या बात की गई थी कि जो एप्पल को जो हम इंपोर्ट करते हैं उस पर टैक्स जो चार्ज होता है इंपोर्ट ड्यूटी उसकी रिडक्शन की गई है और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। देखो सबसे पहले जो है वो बेसिक कस्टम ड्यूटीज ऑन यूएस एप्पल्स हैव बीन रिड्यूस्ड, मतलब पहले 50% टैक्स चार्ज होता था, अब 25 हो रहा है। विद अ मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो है वो 80 रुपीज़ पर केजी जो है वो फिक्स कर दिया गया है। तो दिस इज ट्रू। Now, under the India-EU trade deal, Apple imports are allowed under a tariff rate quota of 50,000 tons annually। तो this is also true क्योंकि जो इंडिया और यूएस के जो बीच में ट्रेड डील हुई थी उसमें अलाउ किया गया था कि हम 50,000 टन जो है वो एनुअली जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोटा रखा गया था और 10 साल में जो है ये 1 लाख तक जो है इसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन उसके बाद जो है J&K's average apple productivity of 7 to 8 tons per hectare is comparable to global productivity levels of 40 to 70 tons per hectare in countries like the US and the New Zealand। तो दिस इज रॉन्ग कि J&K की एप्पल प्रोडक्टिविटी को इन बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के साथ अभी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी जो है अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, इस स्केल तक अभी भी J&K जो है वो नहीं पहुँचा है। तो इसमें जो आंसर है दैट इज़ 1 and 2 ओनली, ठीक है। Okay, now what is the primary structural disadvantage faced by the J&K orchids compared to the apple producers in these countries? की J&K के जो ऑर्किड्स हैं और जो ये वाले हमारे हैं इनका मतलब J&K में क्या स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। तो सिंपली अगर हम बात करें कि लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर हॉर्टिकल्चर, नहीं, गवर्नमेंट तो जो है वो पूरा सपोर्ट करने में लगी हुई है। देन उसके बाद स्मॉल एवरेज ऑर्किड साइज लिमिटिंग द इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो यही आंसर है कि यहाँ पे जो लैंड मतलब जो भी हमारे पास ज़मीन है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, इसीलिए जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है यहाँ पे हमारे फार्मर जो है वो अचीव नहीं कर पाते। देन एब्सेंस ऑफ इरीगेशन फैसिलिटीज़, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी नदियाँ J&K से बह रही हैं, देन इतने नालेज हैं यहाँ पे। लोअर डोमेस्टिक डिमांड फॉर एप्पल्स इन इंडिया, ये भी इनकरेक्ट है। तो आंसर इज बी, ठीक है। ओके,
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो J&K हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 92 कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स टू सपोर्ट इट्स एप्पल इकोनॉमी, दिस इज करेक्ट। देन अगर हम कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें इन J&K में इज लेस देन 500 लाख मेट्रिक टन्स, तो येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट कि जो कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर कैपेसिटी है दैट इज लेस देन 500 लाख मेट्रिक टन्स, तो जो प्रेजेंटली है दैट इज 397.08 लाख मेट्रिक टन्स, इतना अवेलेबल है। देन उसके बाद है रिड्यूस्ड एप्पल इम्पोर्ट ड्यूटीज थ्रेटन द वायबिलिटी ऑफ द कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बाय अंडर कटिंग द स्टोर्ड एप्पल्स ड्यूरिंग द ऑफ सीजन, तो येस दिस इज ऑल्सो ट्रू कि अगर आप लोग जो है इम्पोर्ट ड्यूटी को कम कर रहे हो, ठीक है ना, आप लोग क्या कर रहे हो, सस्ते आपको एप्पल्स अगर बाहर से आ रहे हैं तो कोई क्यों ही यहाँ पे J&K में कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, बाहर से आएंगे बाहर से ले लेंगे, ऐसे ही खर्चा करना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर, तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज 1, 2 एंड 3, ठीक है, कि इतने कोल्ड स्टोरेज यूनिट्स हैं, देन कैपेसिटी 500 लाख मेट्रिक टन से भी कम है, और अगर इम्पोर्ट ड्यूटीज़ को कम किया जाएगा तो जो कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है ना, उसको जो है वो अंडरकट किया जाएगा एप्पल स्टोर करने के लिए ड्यूरिंग द ऑफ सीजन। Okay, now the next question, approximately how many families in Jammu and Kashmir are dependent on horticulture for their livelihood, तो these are मतलब यहाँ पे nearly about 7 लाख families जो है वो dependent है horticulture पे, ठीक है। Okay, now consider the following statements regarding the holistic agricultural development program in J&K, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि it provides the interest free loan to the farmers for agricultural development, बिल्कुल सही है। Then उसके बाद है the program focuses exclusively on apple cultivation, no, यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट स्कीम की बात की गई है, तो ये सिर्फ एप्पल पे नहीं फोकस करता, ये अदर क्रॉप्स पे भी जो है वो फोकस करता है। देन स्केलिंग ऑफ हाई डेंसिटी प्लांटेशन इज अ की कंपोनेंट ऑफ द स्कीम, तो ये दिस इज ऑल्सो ट्रू, तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है दैट इज 1 एंड 3, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज़ द एनुअल हॉर्टिकल्चर रेवेन्यू ऑफ J&K की अगर हम बात करें तो कितना हॉर्टिकल्चर से हमें रेवेन्यू आ जाता है, तो J&K इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2025-26 के अकॉर्डिंगली जो है अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ जो है वो हम रेवेन्यू अर्न करते हैं, तो आंसर इज सी। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशूज एंड जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे देखो, द इंडिया यू ट्रेड डील अलाउज द एप्पल इम्पोर्ट्स अंडर द टैरिफ रेट कोटा दैट विल इंक्रीज 1 लाख टन्स ओवर 10 ईयर्स तक जो है ये इसको 1 लाख टन्स जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, तो दिस इज करेक्ट। अभी जो है वो हम 50,000, मतलब देखो टैरिफ कोटा क्या होता है, एक होता है टैरिफ, ठीक है, टैरिफ हो गया कि ठीक है हम आपको 50% टैक्स चार्ज करेंगे। कोटा क्या होता है कि चीज़ों पे, नंबर्स पे, कि आप 50 चीज़ें ही इंपोर्ट कर सकते हो, तो ये कोटा जो है डिसाइड किया गया था 50,000, बट इसको 10 साल में जो है वो 1 लाख तक किया जाएगा, तो दिस इज ट्रू, ठीक है। फिर उसके बाद J&K contributes over 70% of India's total apple production, तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। Now, the reduction in the apple import duties have been opposed by the stakeholders who demand the exclusion of apples from the trade deals and expansion of the cold storage infrastructure, तो this is also true कि हमें नहीं लाना, मतलब जो एप्पल है उस पर मत इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वो रिड्यूस की जाए, क्योंकि यहाँ के जो लोकल हॉर्टिकल्चर फार्मर्स हैं उनको प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यहाँ पे फिर कोई क्यों ही डेवलप करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज 1, 2 एंड 3। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द फेडरल फिस्कल आर्किटेक्चर इन इंडिया। देखो जो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इट डिवाइड्स द टैक्सेशन पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, तो दिस इज करेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद जो फाइनेंस कमीशन है, The Finance Commission is constituted under Article 280 to recommend the distribution of the tax proceeds. तो this is also correct कि Article 280 में ही जो है Finance Commission जो है वो constitute की जाती है. Then centrally sponsored schemes account for about 44% of the state's revenue. तो this is incorrect. देखो जो states जो हैं they rely on the central transfer, वो center पे depend है, ठीक है, for about 44% of the revenue, जिसमें tax devolution है, grants हैं, CSS schemes हैं, ठीक है, सिर्फ अकेली जो है यहाँ पे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स नहीं है, अदर चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूड हैं, तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज 1 and 2. Okay, now the next question is which of the following is the correct statement about the vertical fiscal imbalance in India. देखो यहाँ पे जो सिंपल आंसर है दैट इज कि जो स्टेट जो है 52% ऑफ द एक्सपेंडिचर जो है ये बेयर करती हैं, बट ये सिर्फ जो है 33% जो है वो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट कर पाती है, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर इज ए ओनली.
नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द जीएसटी एंड फिस्कल फेडरलिज्म की हम बात करते हैं तो जीएसटी कंपनसेशन सेस वाज इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स फ्रॉम द रेवेन्यू लॉसेस पोस्ट जीएसटी रोल आउट। देखो जीएसटी मतलब एक ही टैक्स लाया गया, पहले स्टेट के कुछ अलग टैक्स होते थे, उनको क्या किया, नल कर दिया, मतलब खारिज कर दिया। तो यहाँ पे फिर जीएसटी कंपनसेशन सेस लाया कि जितनी भी स्टेट्स को नुकसान होगा तो इस सेस से जो है वो हम स्टेट्स को जो है रेवेन्यू शॉर्टफॉल से क्या करेंगे, रेवेन्यू प्रोवाइड करेंगे। तो ये करेक्ट है। देन उसके बाद यहाँ पे बात की गई कि जो जीएसटी काउंसिल इस्टेब्लिश की गई अंडर आर्टिकल 279A में, इट इंश्योर्स द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन टैक्सेशन। बिल्कुल, जो डिसीजंस होंगे वो स्टेट्स और सेंटर मिलके लेंगे, तो यहाँ पे ये भी सही है। Then cesses and surcharges are a part of divisible pool and are shared with the states under article 270. This is incorrect। ठीक है, क्योंकि जो cesses और cess थे या फिर ये जो surcharges थे, they are outside the divisible pool और इनको शेयर नहीं किया जाएगा किसके साथ, स्टेट्स के साथ, इसीलिए उनके लिए अलग से कंपनसेशन सेस लाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद जो है यहाँ पे आंसर हमारा है, आंसर इज A1 and 2 ओनली। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फाइनेंस कमीशन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो 14th फाइनेंस कमीशन है, इसने रिकमेंड किया था 42% डेवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल टैक्सेस टू स्टेट्स। ये भी हमने डिस्कस किया, सही है। 15th फाइनेंस कमीशन ने री इंट्रोड्यूस किया टैक्स एंड द फिस्कल एफर्ट्स एज अ क्राइटेरियन फॉर हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन विद 2.5% वेजेस। ये भी जो है वो सही है। देखो, री इंट्रोड्यूस किया टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स को कि जो भी स्टेट जो है टैक्स जो है ज़्यादा कलेक्ट करेगी या फिस्कल एफर्ट्स अपना जो फिस्कल बर्डन है उसको कम करेगी, तो उसको एक्स्ट्रा 2.5% जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी सही है। देन जो फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशंस है, दे आर बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट, नो दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने हिसाब से चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आंसर है, दैट इज 1 and 2। नाउ विद रेफरेंस टू द GST 2.0 रिफॉर्म्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अभी रिसेंटली जो है रिफॉर्म्स आए, इसमें सिंप्लीफाई किया है टैक्स स्ट्रक्चर को 4 स्लैब्स में। सिर्फ 4 स्लैब्स से जो है वो 2 आ गई हैं। पहले 5, 12, 18, 28 की थी, अब 5 to 18 है, विद अ 40% डीमेरिट रेट फॉर सिलेक्टेड गुड्स। मतलब जो जैसे टोबैको वगैरह, इनके लिए जो है वो 40% जो है वो रेट रखा गया है। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। देन उसके बाद लाइफ एंड द हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, इनको फुली एग्जाम्प्ट किया गया है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन जो फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर जो ट्रैक्टर्स, इनको 5% पहले स्लैब में लाया है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो आंसर इज D। ओके, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 269A प्रोवाइड करता है दैट जीएसटी ऑन इंटर स्टेट ट्रेड शैल बी डिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर, और उसको शेयर किया जाएगा स्टेट्स के साथ। तो ये बिल्कुल सही है कि जो है इंटर स्टेट जो ट्रेड होगा उसमें जो पूरा जो भी टैक्स होगा दैट इज कलेक्टेड बाय द सेंटर और स्टेट्स के साथ शेयर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर गुजरात से कोई J&K में कोई चीज़ आ रही है तो ये टैक्स किसके पास जाएगा, गुजरात के पास कि J&K के पास। तो यहाँ पे जो जीएसटी होगा वो सेंटर कलेक्ट करेगी और स्टेट्स को जो है बाद में शेयर कर देगी। ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। देन स्टेट्स कैन लिवाई सरचार्ज ऑन सेंट्रल टैक्सेस टू ऑगमेंट देयर रेवेन्यू। बिल्कुल भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि स्टेट्स जो है वो सेंट्रल टैक्सेस पे सरचार्ज लिवाई करेंगी, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, नाउ द इंटर स्टेट काउंसिल जो आर्टिकल 263 में है, इट सर्व्स एज अ फोरम फॉर फिस्कल कंसल्टेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। तो दिस इज करेक्ट कि एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाई गई है आर्टिकल 263 के अंदर, तो ये दोनों जो हैं इसमें आपसी कंसल्टेशन, फिस्कल कंसल्टेशन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज 1 and 3। ओके, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में डिस्कस करते हैं कि इंडिया रिवोक्ड द पाकिस्तान मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस आफ्टर द 2019 पुलवामा अटैक। तो दिस इज करेक्ट कि जब पुलवामा अटैक हुआ था 2019 में, जो हमने उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस दिया था वो हमने रिमूव कर दिया। देन इंडिया ने जो है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पे 200% इम्पोर्ट ड्यूटी लाई है, बिल्कुल सही। और जो ट्रेड है अभी लाइन ऑफ कंट्रोल मतलब के साथ, अभी ये सस्पेंड है सिंस 2019, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो ऑल 3 आर करेक्ट, आंसर इज D, 1, 2 and 3। Now, which of the following is correct statement about the minimum import price mechanism for the apple imports? ये भी हमने अभी डिस्कस किया है कि कितना प्राइस फिक्स किया गया है, दैट इज 80 रुपीज़ पर केजी फॉर US एप्पल इम्पोर्ट्स और $1.25 पर केजी फॉर न्यूजीलैंड एप्पल इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो जो इसमें आंसर है दैट इज B। एक्चुअली ये पॉलिसीज होती हैं या कोई किसी रिपोर्ट होती है, वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन दी होती है, तो वहाँ से ये एक्सट्रैक्ट किया है और ये प्राइजेस जो है वहाँ पे डिसाइड किए गए हैं। ठीक है,
नाउ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेफ गार्ड्स फॉर प्रोटेक्टिंग द डोमेस्टिक एप्पल ग्रोअर्स इन J&K। तो यहाँ पे क्या है कि स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट ऑफ मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस कैन हेल्प बैलेंस द ट्रेड लिबरलाइजेशन विद द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर प्रोटेक्शन। बिल्कुल यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए कि जो मिनिमम इम्पोर्ट प्राइस है, ठीक है, अगर हम वो रख दें कि हाँ इस पर करना ही करना, तो इससे क्या होगा कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है उनको प्रोटेक्शन मिल सकती है। फिर सेफ गार्ड ड्यूटीज़ कैन बी इम्पोर्ट्स, अगर इम्पोर्ट्स बड़े ही ज़्यादा होने लगे, फॉर एग्जाम्पल पहले 100 एप्पल्स आ रहे थे, अब एकदम से 1000-2000 एप्पल्स जो है वो इम्पोर्ट हो रहे हैं, तो उस पर हम एक्स्ट्रा ड्यूटी चार्ज करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब हम एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज करेंगे तो एक बैलेंस आएगा ना, हमारा प्राइस और उनका प्राइस भी बराबर हो जाएगा, और वो थोड़ा क्या पता नहीं बेचे क्योंकि प्राइस ज़्यादा है, तो दिस कैन ऑल्सो हेल्प। Phased liberalization linked to the domestic capacity enhancement is recommended to protect the J&K orchids। तो ये भी जो है यहाँ पे सही है कि धीरे धीरे करके जो है वो लिबरलाइजेशन, फेज लिबरलाइजेशन करे और डोमेस्टिक कैपेसिटी को भी एनहांस करे, तभी जो है वो J&K के जो फार्मर्स हैं, मतलब रिलेटेड टू द हॉर्टिकल्चर, तो दिस कैन बी इम्प्रूव्ड। तो यहाँ पे आंसर है डी, दैट इज 1, 2 and 3। ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन जो हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, इनको डिस्कस करते हैं कि विद रेफरेंस टू द इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे क्या है कि जो RBI है, इट इज़ मैंडेटेड टू कीप द इन्फ्लेशन विद अ टॉलरेंट बैंड ऑफ 4% अंडर द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क। तो दिस इज करेक्ट। हमें पता है कि RBI को 4% +-2 में, मतलब जो है 2% और 6% के बीच में ही जो है इन्फ्लेशन रेट रखना है, तो दिस इज करेक्ट। नाउ जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये 6 मेंबर बॉडी है वेयर द RBI गवर्नर हैज़ द कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। देखो 6 मेंबर्स हैं, अगर टाई हो जाए तो कास्टिंग वोट कौन करेगा, तो वो करेगा RBI गवर्नर, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देन Consumer Price Index with base year 2012 is the sole determinant for deciding the policy repo rate, while the Wholesale Price Index is completely excluded from the monetary policy considerations. No, this is incorrect। क्योंकि देखो यहाँ पे ऑल्दो जो है रेपो रेट जो है वो CPI पे ही डिसाइड करते हैं, बट RBI जो है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को भी जो है वो उसका जो है मॉनिटर करता रहता है, तो इसीलिए यहाँ पे पूरा एक्सक्लूड किया है, तो दिस इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा दैट इज 1 and 2 ओनली। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी एंड द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखो अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज यहाँ पे RBI जो है रेपो और रिवर्स रेपो को यूज़ करता है, ठीक है। तो जो रिवर्स रेपो है एट 25 बेसिस पॉइंट बिलो द रेपो रेट एंड इंजेक्ट्स लिक्विडिटी थ्रू द रेपो एट द रेपो रेट। देखो यहाँ पे LAF में, मतलब जो लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट यूज़ किया जाता है, और जो रिवर्स रेपो रेट होता है, अगर रेपो रेट 6% है तो ये 0.25 कम होगा, तो दिस विल बी 5.75, ठीक है, तो दिस इज करेक्ट। देन उसके बाद OMO मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो हैं, इट इन्वॉल्व्स द आउटराइट परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू परमानेंटली एडजस्ट द लिक्विडिटी, वेयर एज LAF ऑपरेशंस आर ओवरनाइट एंड रिवर्सिबल। तो ये भी जो है वो सही है। मतलब जो सिंपल अगर हम बात करें, जो ओपन मार्केट ऑपरेशंस है ये लॉन्ग टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं, और जो ये है मतलब रेपो रिवर्स रेपो ये थोड़े टाइम के लिए होता है, ठीक है। रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर आज रेपो रेट हमने 6 किया है तो इसको बढ़ा के 6.25 या 5.75 भी जो है वो कर सकते हैं, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। नाउ जो है यहाँ पे जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, अलाउड द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स टू बोरो ओवरनाइट फंड्स फ्रॉम द RBI at a rate 25 basis points above the repo rate but only against the government security। देखो कभी कभी बैंक्स को ना सडनली बहुत ज़रूरत पड़ जाती है कैश की, ठीक है, तो वो कहाँ जाए, तो RBI के पास जा सकता है, ठीक है। अगर रेपो रेट 6% है तो उसको यहाँ पे 6.25% पे करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्लस जो उसकी सिक्योरिटीज़ हैं, मतलब जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है वो अपनी वहाँ पे उसको दे सकता है। मतलब मैंने आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दी, अब मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो, बेशक इंटरेस्ट रेट मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज कर लो, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दिस इज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। Okay, now the next question is consider the following pairs regarding the RBI policy instruments and their primary objective। सबसे पहले कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो जो है ये लिक्विडिटी के लिए जो है वो यूज़ किया जाता है। देखो कैश रिजर्व रेशो क्या होता है, अगर बैंक के पास 100 रुपये है तो बैंक को जो है 20 रुपीज़ इन कैश में RBI के पास डिपॉजिट रखने हैं, और लिक्विडिटी मार्केट में कितनी रहेगी, 80 रुपीज़, ठीक है। तो ये कॉस्ट ऑफ क्रेडिट के साथ नहीं डील करता, ये लिक्विडिटी के साथ डील करता है, तो दिस इज इनकरेक्ट। Now statutory liquidity ratio, it ensuring the solvency and limiting the bank credit expansion। बिल्कुल यहाँ पे क्या है कि अगर आपके पास कोई भी आपके पास
सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं, सपोज वो भी 100 है, तो आपको यहाँ पे 20 जो है वो गवर्नमेंट आरबीआई के साथ डिपॉजिट रखनी है। 80% ही जो है आप उनको लोन जो है, क्रेडिट जो है वो लोगों को प्रोवाइड कर सकते हो। तो दिस इज़ करेक्ट कि ये सॉल्वेंसी को इंश्योर करती है कि बैंकरप्ट ना हो जाए। जैसे आपने 20 वहाँ पे डिपॉजिट करके रखी हैं, कल को आपको ही मुश्किल होगी तो आरबीआई जो है आपको ये वापस करेगा, ठीक है। तो सॉल्वेंसी को इंश्योर करता है और लिमिट करता है बैंक क्रेडिट एक्सपेंशन को। फिर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की अगर हम बात करें, देखो हुआ क्या था कि जब बैंक के पास आइडल पैसा पड़ा है या आइडल सिक्योरिटीज़ पड़ी है तो वो आरबीआई में डिपॉजिट करती है और इंटरेस्ट कमाती है। जैसे हमारे पास कैश होगा, हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता है। तो वैसे ही वेरियस अदर बैंक्स जो हैं अपना पैसा कहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, आरबीआई में, और इंटरेस्ट जो है वो चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको पैसा नहीं मिले, मतलब सॉरी, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो है वो नहीं मिलेंगी। देखो, एक होता है रिवर्स रेपो, पहले इसको डिस्टिंक्शन समझो। रिवर्स रेपो होता है आपके पास पैसा है, आपने बैंक में जमा किया आरबीआई के पास, आरबीआई ने आपको क्या दे दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे दी, ठीक है। तो ये रिवर्स रेपो के केस में होता है। लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज़ क्या हुआ, जब देखो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो बैंक के पास पैसा ही पैसा आ गया, तो बैंक्स ने अपना पैसा कहाँ रखना शुरू कर दिया, आरबीआई में। उसके बदले आरबीआई को अपनी सिक्योरिटीज़ जो है वो बैंक को देनी पड़ती, लेकिन इतनी सिक्योरिटीज़ आरबीआई नहीं दे सकता था, उसकी बैलेंस शीट प्रॉब्लम हो जाती। तो इसलिए यहाँ पे एक स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी लाया कि हाँ आप लोग हमें दो, हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आपको नहीं पे करेंगे। तो यहाँ पे दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट कि एब्जॉर्बिंग द सरप्लस लिक्विडिटी विदाउट कोलेट्रल, मतलब जो आरबीआई है वो आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ नहीं प्रोवाइड करेगा, इंटरेस्ट पे कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर इज ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। कि जो ट्रांसमिशन, देखो रेपो रेट हम देखते हैं न्यूज़ में कि गवर्नमेंट ने कम किया ताकि लोन्स सस्ते हो जाए, लेकिन बैंक जो है ना ये आगे रेट कम नहीं करते, ठीक है। तो जो ट्रांसमिशन होता है रेपो रेट का, ये काफ़ी ज़्यादा असिमेट्रिक है। अगर आरबीआई रेपो रेट कम करेगा तो बैंक इसको कम नहीं करेगा अपने एंड से, जल्दी नहीं कम करेगा। लेकिन अगर आरबीआई रेट बढ़ाएगा तो बैंक भी रेट फटाफट जो है वो बढ़ा देगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, असिमेट्रिकनेस है, ठीक है। बैंक्स आर क्विकर टू रेज रेट्स व्हेन द आरबीआई हाइक्स द रेपो रेट बट स्लोअर टू कट रेट्स व्हेन द आरबीआई रिड्यूसेस इट। तो दिस इज करेक्ट। नाउ the introduction of the external benchmark lending rate framework in 2019 has significantly improved the transmission। फिर आरबीआई ने क्या किया, एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट लाया ताकि जो है ट्रांसमिशन रेपो रेट का वो अच्छे से हो सके, ठीक है। यहाँ तो और वो किस पे डिसाइड किया गया, रेपो रेट या ट्रेजरी बिल रेट पे। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। Now, J&K में the transmission of monetary policy is weaker in metro cities due to the predominance of unorganized money lenders, lower banking density and a high proportion of the cash-based informal credit, ठीक है। तो ये भी सही है कि यहाँ पे जो है बैंकिंग फैसिलिटीज़ कम थी, जिसकी वजह से जो है लोअर बैंकिंग डेंसिटी थी, ज़्यादा जो है कैश बेस्ड इनफॉर्मल क्रेडिट लोग लेते थे, ऑर्गेनाइज्ड मनी लेंडर्स भी थे। तो इसीलिए यहाँ पे जो है ट्रांसमिशन था मॉनेटरी पॉलिसी का वो वीकर था। तो यहाँ पे जो आंसर है दैट इज़ 1, 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। नाउ आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि विद रेफरेंस टू द आरबीआईज रीसेंट अप्रोच टू मैनेजिंग इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ कंसिडर द फॉलोइंग। देखो इसमें सबसे पहले क्या है कि जो आरबीआई ने अडॉप्ट किया है विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन स्टांस सिंस मई 2022 टू टैकल द परसिस्टेंट कोर इन्फ्लेशन इवन वाइल कीपिंग द रेपो रेट अनचेंज्ड फॉर द एक्सटेंडेड पीरियड्स। देखो 2022 में जो है आरबीआई ने अपना मॉनेटरी स्टांस जो है वो चेंज किया फ्रॉम एकोमोडेटिव से टू विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है, इवन बिफोर हाइकिंग द रेपो रेट। इसका मतलब ये था कि ग्रेजुअली जो है वो आरबीआई जो है वो सरप्लस लिक्विडिटी जो है वो मार्केट से रिड्यूस कर सकता है और इंटरेस्ट रेट्स को जो है वो बढ़ा सकता है, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट। देन उसके बाद द आरबीआई यूजेज द सीपीआई एज इट्स प्राइमरी गाइड फॉर फूड इन्फ्लेशन बट कैन नॉट डायरेक्टली कंट्रोल फूड इन्फ्लेशन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी एज इट इज लार्जली सप्लाई साइड ड्रिवन। तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ये भी हमने अभी डिस्कस किया था, ठीक है ना, क्योंकि जो फूड इन्फ्लेशन है ये सप्लाई साइड प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे ये फोकस ज़्यादा किस पे करता है, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स पे। देन उसके बाद जो है आरबीआई का जो फॉरेस्ट मार्केट इंटरवेंशन है टू मैनेज द रूपी वॉलेटिलिटी स्ट्रिक्टली स्टरलाइज थ्रू द ओएमओ टू इंश्योर दैट इट डज नॉट इम्पैक्ट द डोमेस्टिक लिक्विडिटी एंड द मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस को। देखो फॉरेक्स इंटरवेंशन क्या होता है, यहाँ पे सपोज डॉलर की डिमांड बढ़ गई, ठीक है, बट डॉलर की सप्लाई नहीं है मार्केट में और रुपी की सप्लाई ज़्यादा है
बट रुपी की डिमांड नहीं है। इससे क्या होगा, जो हमारा रुपी है ये डेप्रिशिएट हो जाएगा, लेकिन जो डॉलर है वो अप्रिशिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे आरबीआई इंटरवेन करेगा, आरबीआई के पास जो रिजर्व्स है वो डॉलर्स को जो है वो मार्केट में रिलीज करेगा, ताकि डॉलर की जो सप्लाई जो है वो भी बढ़ाई जा सके और रुपी की जो सप्लाई है वो कम की जाए। क्योंकि अगर डॉलर रिलीज हो रहे हैं तो वापस जो है रुपी जो है वो वापस लिया जाएगा, ठीक है। तो दिस इज फॉरेक्स इंटरवेंशन। अब स्टरलाइजेशन क्या होता है कि इस लिक्विडिटी इंजेक्शन को डील करने के लिए आरबीआई क्या करेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन सेल करेगा। देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेची और मार्केट से पैसा उठा लिया, मतलब रुपीज़ ले लिए। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको अपने डॉलर्स नहीं रिलीज करने पड़े, समझ रहे हो। यहाँ पे रुपी को कैसे जो है मार्केट से निकाल रहे हैं, बाय सेलिंग द ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मतलब अपनी बाय सेलिंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। मैंने यहाँ पे मतलब आरबीआई ने यहाँ पे डॉलर्स नहीं दिए, ठीक है, आरबीआई ने यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दी और रुपी को क्या कर लिया, मार्केट से हटा दिया, ठीक है। मतलब कि रुपी की जो सप्लाई है उसको रिड्यूस कर दिया। जब किसी करेंसी की सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी एप्रिसिएशन होगी, मतलब उसकी थोड़ी डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा स्टरलाइजेशन इस तरीके से। अब यहाँ पे पूछा गया है कि क्या जो आरबीआई है ये पूरा का पूरा जो है जो अपनी रुपी को डिफेंड करता है थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचता है? नो, पार्शियली करता है। मतलब पार्शियली वो जो है डॉलर्स रिलीज करेगा और पार्शियली जो है वो ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी जो है वो चीज़ डील कर सकता है। क्योंकि अगर टोटली ओपन मार्केट ऑपरेशन पे यूज़ करे तो ये तो गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा, तो ये भी नहीं फॉलो कर सकते अप्रोच। और अगर डॉलर्स रिलीज करेगा टोटली सारे, तो यहाँ पे क्या होगा, रिजर्व्स कम पड़ जाएंगे। तो इसीलिए जो है जो आरबीआई की फॉरेक्स मार्केट इंटरवेंशन है टू मैनेज द रुपी वॉलेटिलिटी स्ट्रिक्टली नहीं, इज पार्शियली स्टरलाइज थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन टू इंश्योर दैट कि ये डोमेस्टिक लिक्विडिटी को ना इम्पैक्ट कर सके, ठीक है। सो द आंसर जो है वो यहाँ पे दैट इज 1 and 2 ओनली। हमने जो है ये 30 MCQs जो है इकोनॉमिक्स पार्ट से जो है वो डिस्कस किए हैं। तो कोई भी डाउट है तो वो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। आंसर्स भी जो है इसके प्रोवाइड किए हैं। अगर आपको PDF चाहिए तो आप यूनिफॉर्म्ड एजुकेटर का टेलीग्राम चैनल है, आप वो ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको PDF भी जो है वो मिल जाएगी।